इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। धुंध और कोहरे भरा है सुबह का ये रूप, दोपहर में सेक रहे हैं लोग बाहर बैठे धूप। दिन ढला रात आई, निकले कंबल और रजाई, कहीं हुई कहीं चल रही फसलों की बुआई। हर तरफ नवरंग में ठंडक है फैलाया, शीत हवा के संग में पौष माह है आया, शीतल हवा के संग में पौष माह है आया। इन्हीं खूबसूरत पंक्तियों के साथ स्वागत है सभी किसान भाइयों बहनों और तमाम श्रोताओं का हमारे आज के किसानवाणी कार्यक्रम में। और हमारी आज की चौपाल सजी है आपकी अपनी बहन कविता साहू और सुनैना धाकड़े के साथ। तो स्वीकार करें हमारी राम राम। कविता बहन और सुनैना बहन की राम राम। कविता बहन आपको भी राम राम। जी आपको भी राम राम। तो सुनैना बहन, पूस का महीना शुरू हो गया है ना? हाँ। और अब ठंड धीरे धीरे करके बढ़ भी रही है। बिल्कुल। और हर मौसम की तरह इस मौसम में भी ठंड से बचते हुए, सेहत बनाते हुए काम करना चाहिए और इस बात का हमारे किसान भाइयों को विशेष तौर पे ध्यान रखना है। बिल्कुल सही कहा बहन। ठंड तेज है तो गर्म कपड़ों का उपयोग तो सब करते ही हैं। सेहत बनाए रखने के लिए मौसमी फल, सब्जियों और अनाज का सेवन भी ज़रूरी होता है जी। और विशेष ध्यान रखना होता है बच्चों, बुजुर्गों और पशुधन के स्वास्थ्य और सेहत का। और बहन, हमारे किसान भाइयों बहन भी ये सब बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ। और ध्यान में भी रखते हैं कि काम करते समय और ठंड के साथ अलाव जलाना किसान वाणी की चौपाल में जानकारी और भजन का इंतजार भी तो करते हाँ, हैं, है वो ना? अलाव जलाते हैं, जी। चौपाल में बैठ जाते हैं, हमारी जो किसान वाणी है उसको कार्यक्रम का इंतजार करते हैं। हाँ। तो चलिए अब आज के कार्यक्रम किसान वाणी में हम किसान भाइयों के लिए क्या जानकारियाँ लेकर आए हैं ये भी तो बता दें। बिल्कुल। तो आज हम बताएंगे आज की बात में खेती के विस्तार में सरकारी नीतियों और योजनाओं का प्रभाव, इस विषय पर। साथ ही आज के मेहमान क्रम में श्री राजेश सनोडिया जी ग्राम हथनापुर, तहसील हथनापुर से जानेंगे एक्वापॉनिक पद्धति के बारे में। साथ ही होगा मनोरंजन। जी हाँ, संदेश और कुछ लोकगीत और लोक भजन भी होंगे और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जी भी हम हाँ, बताएंगे। जानकारी भी बताएंगे हमारे किसान भाइयों बहनों को। और अब जुड़ जाते हैं हमारी आज की बात से। और हमारी आज की बात का विषय है खेती के विस्तार में सरकारी नीतियों और योजनाओं का प्रभाव। किसान भाइयों, खेती के सतत विकास और किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि विस्तार का महत्वपूर्ण योगदान है और ये किसानों तक नवीन खेती तकनीकों, ज्ञान और संसाधनों तक पहुंचाने का एक बहुत ही अच्छा, सरल और सुगम माध्यम है। बिल्कुल। इसमें सरकारी योजनाओं और नीतियों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ये योजनाएं किसानों को न केवल सहायता प्रदान करती हैं बल्कि उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए विभिन्न पहलुओं पर कार्य करती हैं। जी हाँ, सरकार द्वारा बनाई गई बहुत सी नीतियाँ किसानों को नई तकनीकों और संसाधनों तक पहुँचाने में बहुत ही सहायक होती है ना? हाँ। इन नीतियों के तहत अलग अलग तरह के कार्यक्रम और योजनाएं भी बनाई जाती है जो कि हमारे किसानों को प्रशिक्षण करने और वित्तीय सहायता प्रदान करने और उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए काफ़ी मददगार होती है। बिल्कुल बहन। और सरकारी नीतियाँ कृषि अनुसंधान संस्थानों और किसानों के बीच सेतु का काम करती हैं, जैसे कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR और कृषि विज्ञान केंद्र यानी KVK के माध्यम से किसानों तक नई तकनीकों और अनुसंधानों को पहुंचाया जाता है। इसी तरीके से सुनैना बहन, देखा जाए तो किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC हाँ। और PM किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। बिल्कुल। जिससे वे उन्नत बीज, खाद और उपकरण खरीद सकते हैं। हाँ। और इस तरीके की सहायता से किसानों को धन संबंधी जो भी समस्याएं होती है वो दूर होती जो है। धन की चिंता और वो रहती हाँ है। जी हाँ, खेती के काम भी बहुत अच्छे तरीके से मन लगाकर कर सकते हैं। हाँ बहन। और किसान भाइयों को खेती करते समय जलवायु परिवर्तन के कारण भी कुछ परेशानियाँ आती हैं जी। तो उन्हें कम करने के लिए और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए स्मार्ट कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY और जलवायु अनुकूल कृषि योजना जैसे कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। जी हाँ,
अब कुछ प्रमुख सरकारी योजनाओं और उनके प्रभाव के बारे में भी हम अपने किसान भाइयों को बता दें। हाँ। तो जो सहायक संबंधित किसानों के लिए जो योजनाएं होती हैं वो उनके खेती के काम में बहुत ही काम आती है। हाँ। तो सबसे पहली योजना है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। हाँ। इस योजना में सतत किसानों को हर साल 6,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होती है। हाँ। जी हाँ, और खातों में प्रदान की जाती है ये राशि सीधे ही। और ये योजना छोटी और सीमांत किसानों को आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए बहुत ही मददगार साबित होती है। हाँ बहन, और इसी तरह मृदा स्वास्थ्य कार्ड यानी सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, इस योजना के माध्यम से किसानों को उनकी भूमि की उर्वरता के बारे में जानकारी दी जाती है, जिससे वे सही प्रकार और मात्रा में उर्वरकों का उपयोग कर सकें, और इसका परिणाम उत्पादन में वृद्धि और लागत में कमी के रूप में देखा गया है। और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में यदि हम बात करते हैं तो खेत को पानी के लक्ष्य के साथ इस योजना का उद्देश्य किसानों को सिंचाई को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। हाँ। इससे पानी की बर्बादी भी कम होती है और सूखा प्रभावित जो क्षेत्र होते हैं उसमें भी कृषि को बढ़ावा मिलता है। हाँ, और साथ ही फसल बीमा योजनाओं में प्राकृतिक आपदाओं से फसलों को हुए नुकसान के लिए किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना में किसानों को जोखिम लेने की क्षमता दी है और उनकी आय को स्थिर भी किया है। जी हाँ, इसके अलावा किसान भाइयों ई नाम प्लेटफॉर्म योजना भी है, जिसके तहत किसानों को अनेक उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है। हाँ। सरकार के माध्यम से इससे बिचौलियों की भूमिका कम हुई है और किसानों को सीधे बाजार से जुड़ने में सुविधा हुई है। यानी कि यदि कोई भी हमारे किसान भाइयों के साथ किसी भी प्रकार के धोखाधड़ी करता है, हाँ। मतलब कि जो समर्थन मूल्य रहता है हाँ। उससे कुछ हटके यदि उन्हें मूल्य का लालच देने की कोशिश करता है तो इस तरीके के बिचौलियों से हमारे किसान भाई बच सकते हैं, यानी कि किसी भी धोखाधड़ी से बच सकते हैं। हाँ। है ना। और कविता बहन, सरकारी नीतियों और योजनाओं के प्रभावशाली होने के बावजूद कुछ चुनौतियां और समाधान भी हैं। जी हाँ। जैसे कई किसान सरकारी योजनाओं के बारे में नहीं जानते हैं। इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से समाधान किया जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। साथ ही नीतियों और योजनाओं को लागू करने में कभी कभी देरी भी हो जाती है या असमानता भी होती है। इसके लिए भी प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना आवश्यक हो गया है। और बहन, कई बार योजनाओं का डिज़ाइन सभी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर समस्याओं का विश्लेषण करना भी ज़रूरी होता है। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और सुनैना बहन, देखिए ना, खेती के विस्तार में ये सरकारी नीतियाँ और योजनाएं किसानों के जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाने में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रहे हैं। हाँ। है ना। हाँ। और इन नीतियों और योजनाओं ने किसानों को तकनीकी ज्ञान, आर्थिक सहायता और बेहतर संसाधनों तक पहुंचाने में मदद करी है। बिल्कुल। साथ ही बेहतर क्रियान्वयन, जागरूकता और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित करके सरकार, वैज्ञानिक समुदाय और किसानों के बीच एक मजबूत साझेदारी बनाकर खेती के विस्तार को और अधिक प्रभावी बना सकता है। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश की खाद्य सुरक्षा और सतत विकास के लक्ष्यों को भी प्राप्त किया जा सकेगा। है ना। जी हाँ। और सुनैना बहन, आशा करते हैं कि हमारे किसान भाई भी सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनकी योजनाओं से चलने वाले सहयोग से अपनी खेती का विस्तार करेंगे और लाभ ज़रूर कमाएंगे। इसी के साथ खेती के विस्तार में सरकारी नीतियाँ और योजनाओं का प्रभाव, इस विषय पर हमारी आज की बात यही समाप्त तो हुई है, लेकिन हम अपने किसान भाइयों और बहनों को बता दें कि योजना को जो विस्तार से बताने का क्रम है वो हमारा आगे भी चलता रहेगा। हाँ। क्योंकि हम आपके लिए एक और योजना लेके आए हैं, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। हाँ। इस बारे में भी हम कुछ समय के अंतराल के बाद आपको विस्तार से जानकारी देंगे। हाँ। तो चलिए अब सुनते हैं ये लोकगीत। रानी रे जगदम्बा भवानी, आहारे जगदम्बा भवानी, रानी रे जगदम्बा भवानी।
ये जो हरे भरे पेड़ और उन पर लगे गुच्छेदार फल दिखाई दे रहे हैं, ये वास्तव में हमारे किसान भाइयों के आर्थिक और सामाजिक जीवन में सुख समृद्धि के रंग भरने की क्षमता रखते हैं। ऑयल पाम की खेती से किसान सामान्य फसलों की तुलना में कम लागत एवं मेहनत से अधिक आय प्राप्त कर सकते हैं। इसके माध्यम से किसान खाद्य तेलों का उत्पादन बढ़ाकर देश के विकास में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकते हैं। लेकिन ये सब कैसे संभव है, आज इसी के बारे में बताएंगे अपने किसानों को। ऑयल पाम एक बहुमुखी तेल है जिसके कई अलग अलग गुण और कार्य हैं जो इसे बेहद उपयोगी और व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला बनाते हैं। ऑयल पाम के फल से सबसे अधिक तेल प्राप्त होता है। प्रति हेक्टेयर 20 से 25 टन फलों की उपज देने वाले इसके पेड़ परिपक्व होने के बाद लगभग 30 साल तक फल देते रहते हैं। यही नहीं, इन पेड़ों के बीच अंतर्वर्ती फसलें उगाकर किसान दोहरी आय भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त सरकार की ओर से भी इसकी खेती के लिए काफी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। भारत सरकार की ओर से 2021-22 में खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, तेल पाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, ऑयल पाम NMEO-OP की शुरुआत की गई। इसके अंतर्गत किसानों को ऑयल पाम की पौध सामग्री, अंतर्वर्ती खेती एवं रखरखाव, ड्रिप सिंचाई, डीजल, बिजली, सोलर पंप सेट, बोरवेल, फल कटाई उपकरणों एवं पुराने पौधों की पुनः रोपाई के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। इस मिशन के अंतर्गत किसानों को 1 से 5 लाख तक की राशि प्रति हेक्टेयर की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। सरकार द्वारा ऑयल पाम की पौध सामग्री के लिए 20 से 29 हज़ार रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता मिलती है। इसके अलावा भी सरकार पहले 4 साल तक 42,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अंतर्वर्ती फसल एवं रखरखाव के लिए भी मुहैया कराती है। इस मिशन के अंतर्गत ड्रिप सिंचाई के लिए 30,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की सहायता अतिरिक्त दिया जाता है। साथ ही किसानों के लिए फसल कटाई मशीन और ट्रैक्टर ट्रॉली की खरीद के लिए भी सहायता का प्रावधान है। कुछ किसानों के मन में ये शंका है कि ऑयल पाम के पेड़ों की सिंचाई के लिए अधिक मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। ये पर्यावरण के लिए ठीक नहीं है। कुछ ये भी कहते हैं कि ये धरती के उपजाऊपन के लिए भी हानिकारक हैं। किंतु जिन किसानों को ऑयल पाम की खेती से आज लाखों रुपए की वार्षिक आय प्राप्त हो रही है, उनका कहना है कि ये सारे संशय निराधार हैं। ऑयल पाम का खेती में दान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है। मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफ़ी सारा ज़मीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है। ऑयल पाम की खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं। वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना के देते हैं। वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं। मैं काट के इकट्ठा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं। ऑयल पाम के लिए सरकार उत्पादों की तत्काल खरीद करती है। साथ ही सरकार एक वायबिलिटी मूल्य भी घोषित करती है ताकि यदि भाव अचानक गिर जाए तो उस अंतर का भुगतान सरकार किसानों को करती है। सच तो ये है कि ऑयल पाम की खेती हमारे किसानों को और अधिक समृद्ध और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को और अधिक सशक्त बना रही है। आप भी इसकी खेती और सरकारी सहायता का लाभ उठाएं और अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएं। किसान भाइयों, अभी आपने सुना शंभूलाल व साथियों की आवाज़ में मधुर जस और महत्वपूर्ण संदेश भी सुने। और अब क्रम है हमारे मेहमान से जोड़ने का। तो आज हम मेहमान क्रम में सुनेंगे श्री राजेश सनोडिया जी, ग्राम हथनापुर, तहसील हथनापुर से एक्वापॉनिक पद्धति के बारे में, जिनसे चर्चा कर रहे हैं कविता साहू जी। किसान भाइयों, आज के मेहमान क्रम में आज आपके साथ है आपकी अपनी बहन कविता साहू और हमारे साथ हमारे मेहमान हैं श्री राजेश सनोडिया जी।
जो कि ग्राम हथनापुर पोस्ट हथनापुर से हैं, प्रगतिशील युवा कृषक और ये अपनी खेती एक्वापॉनिक तरीके से करते हैं। तो आइए फिर इनके अपने अनुभव एक्वापॉनिक के विषय में जानते हैं। राजेश भैया, आपको हमारी राम राम। राम राम जी। राजेश भैया, ये बताइए कि एक्वापॉनिक के विषय में हमारे किसान भाइयों के मन में हमेशा से ही जिज्ञासा बनी रहती है और हम भी काफी विस्तार से अपने किसान भाइयों को एक्वापॉनिक्स के बारे में बताते हैं, लेकिन अब आप ये बताइए कि एक्वापॉनिक्स होता क्या है। एक्वापोनिक देखिए एक ऐसी चीज है जो बिना मिट्टी के पौधा तैयार होता है, पौधे में फल फूल आते हैं और वो पूरा ऑर्गेनिक के अनुसार काम कर जाता है। लेकिन उसको पानी को उपजाऊ बनाने के लिए हमको चाहिए सबसे पहली चीज प्रॉपर जो चीजों की जरूरत रहती है मिट्टी में, वो सारी क्वालिटी पानी में होना चाहिए। तो वो पानी में क्वालिटी तब आती है जब अपन यदि मछली पालन कर रहे हैं या कोई तालाब का पानी उपयोग कर रहे हैं जो बहुत बड़े लेवल पे है, तो उसमें एक रेशो चलना लगता है ऑटोमेटिक। जो मिट्टी में जितने पोषक तत्व होते हैं, विटामिन होते हैं, वो पानी की क्वालिटी में आ जाते हैं। जैसे यदि अपन मछली पालन कर रहे हैं तो उसमें सबसे अच्छा सिस्टम रहेगी यदि वो पानी को वेस्टेज ना करके अपन उसके साथ एक्वापोनिक कर लेते हैं। पीवीसी पाइप की जरूरत होती है, छोटी छोटी क्यारियां की जरूरत होती है और सीधा उसमें पौधे का बीज डाल दिया जाता है। वो 6 से 7 महीने बाद आपका बड़ा होकर फल फूल देने लगता है। वो टोटल ऑर्गेनिक होता है मैम। जैसा कि आपने बताया कि मत्स्य पालन जो हमारे किसान भाई करते हैं, तो खाद की अलग से व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है क्या? हाँ बिल्कुल नहीं होगी उसमें जी, ना उसमें मिट्टी की जरूरत होती है, सिर्फ उसमें चाहिए हल्का सा सूर्य का प्रकाश चाहिए रहता है और पानी। अपन हाइड्रोपोनिक एक्वापोनिक में सारे ही सब्जियों को कर सकते हैं, सारी फसलों को कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए सिर्फ हल्का सा एक सिस्टम होता है, उसको समझना पड़ता है कि हाँ पानी में सारी क्वालिटी होना चाहिए। यदि एक ही क्वालिटी ज्यादा हो जाती है तो फिर पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाती है। मैम उसमें खरपतवार होती ही नहीं है। सिर्फ इसमें क्या होता है, आपके पास मिट्टी है नहीं, सिर्फ आपके पास पानी है और पौधा है जी। आप सिर्फ पौधे का बीज डाल पाएंगे, उसमें खरपतवार का बीज तो डाल ही नहीं पाएंगे ना। तो उसमें कोई सवाल ही नहीं उठता कि उसमें कोई खरपतवार पैदा हो। खेती जो होती है वो कुछ विशेष सीजन में करते हैं या फिर साल भर की जाती है? नहीं, साल भर की जाती है मैम। इसमें बरसात के समय में फिर कैसे होता है, क्योंकि पौधे काफी नाजुक होते हैं, पानी में तैरते हुए रहते हैं? नहीं, इसमें क्या होता है, आपने पीवीसी पाइप लगा दी, उसके बाद आपको एक ऊपर सपोर्टिंग पाइप देना पड़ता है। उसमें आपको रस्सियां बांधनी पड़ती हैं, जैसे जिस प्रकार अपन टमाटर और करेले की खेती करते हैं ना जी, नॉर्मल तरीके से, इसी प्रकार से उसका सिस्टम बनता है। तो उसमें अपन काम कर सकते हैं, सहारा और मजबूती मिल जाती है इससे पौधे हाँ को। बिल्कुल जी। आपको तने को संभालने के लिए पूरी एक्टिविटी रस्सियां कर लेती हैं, सपोर्ट कर लेती हैं, तो फिर पौधे की कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसी तकनीक है जिसमें ना मिट्टी का कोई चीज है ना कोई ज्यादा एरिया, जो आप 100 एकड़ में प्रोडक्शन ले सकते हो, हाइड्रोपोनिक सिर्फ 1 एकड़ में वो प्रोडक्शन ले सकते हैं अपन लोग। तो इसमें लेबर कॉस्टिंग भी बहुत जीरो मेंटेनेंस में चलती है, एक बंदा आपको पूरा ऑपरेटिंग कर लेगा। और इसमें सिर्फ एक ही चीज सिस्टम चाहिए, पानी चलता रहना चाहिए एक प्रकार से, उसका एक लेबल बनेगा, सारा सिस्टम बनता रहेगा और आपका काम बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलता रहेगा। तो फिर इसकी कटाई फसल की कैसे की जाती? नहीं, इसमें सीधा आपको पौधे का गमला डालते हैं अपन, उसको गमले को निकाल लिया जाता है और दूसरा गमला फिट कर दिया जाता है। यदि अपन पौधे को काट रहे हैं, निकाल रहे हैं, अन्यथा यदि फल वाली सब्जियां लगी तो फिर उसको फल निकालते जाओ और उसकी एज होने के बाद उसको गमला को निकाल दिया जाता है पौधे के साथ में। इसमें बहुत आसान चीज है, आप बहुत नॉर्मल तरीके से कर सकते हैं, बिना टेंशन वाला काम है जी। राजेश भैया, आप एक्वापॉनिक के विषय में हमारे किसान भाइयों को क्या बताना चाहेंगे? एक्वापॉनिक भी बहुत छोटी जगह से आप कर सकते हो काम, इसमें कोई ज्यादा नॉलेज की जरूरत नहीं होती है, नॉर्मल तरीके से काम चलता रहता है। बस इसमें थोड़ा सा बिजली का मेंटेनेंस करना पड़ता है और पानी का, कि पानी में सारी क्वालिटी अवेलेबल है कि नहीं है। मतलब जो खर्चा हमारा भूमि में लगने वाली फसल में आता है, जैसे खरपतवार का हो गया, खाद का हो गया, वही खर्च हम अपना बिजली में और पानी में कर सकते हैं एक्वापॉनिक्स। वो भी नहीं है, वो नॉर्मल जो आपको खेती में खर्च आएगा बिजली पानी का, उतना ही खर्च इसमें आएगा। आपकी कॉस्टिंग बहुत कम हो जाएगी। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है इसमें, लाइफ टाइम प्रॉफिट है। क्योंकि कंस्ट्रक्शन करने में थोड़ा सा पैसा लगता जरूर है, लेकिन वो लाइफ टाइम आपको काम आएगा। और एक बहुत अच्छी चीज है, यदि आपको जगह चेंज करना, चीजें चेंज करना, तो आपको पूरा सिस्टम निकाल के आप दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं उसको, उसमें आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। जी ठीक है, और बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत भी नहीं पड़ेगी? नहीं, मेहनत तो नॉर्मल ही है मैम। जो हमारे किसान भाई मत्स्य पालन नहीं करते हैं, उनके लिए आप क्या सलाह देंगे कि वो एक्वापॉनिक
कैसे कर पाए? नहीं, उसके लिए फिर हम उनको पानी की गुणवत्ता पूरी बनानी पड़ेगी, जी। उसके बाद फिर अपन काम कर पाएंगे उसमें, अन्यथा अपन बेकार हो जाएंगे मैम। तो किसान भाइयों, हमारे आज के मेहमान क्रम में हमारे साथ थे श्री राजेश सनोडिया जी, जो कि ग्राम हथनापुर, पोस्ट हथनापुर से थे, और यह हमें एक्वापॉनिक्स के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे थे। राजेश भैया, आपको हमारे राम राम। राम राम जी। किसान भाइयों, अभी आपने मेहमान क्रम में सुना श्री राजेश सनोडिया जी, ग्राम हथनापुर, तहसील हथनापुर से एक्वापॉनिक पद्धति के बारे में कविता साहू की चर्चा। चलिए किसान भाइयों, अब सुनते हैं ये संदेश। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और एफपीओ के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये क्यूआर कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को एमएसपी पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं, और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की एमएसपी पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के बारे में। किसानों की आय बढ़ाने और कृषि को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ी योजना का ऐलान किया, जिसका नाम है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जिसका लक्ष्य है देश के 100 से कम उत्पादकता वाले जिलों में खेती को नई दिशा देना। जी हाँ किसान भाइयों, साथ ही ये योजना कृषि उत्पादकता में सुधार लाने, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने, सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने और किसानों को किफ़ायती वित्तीय सहायता दिलाने पर केंद्रित है। जी हाँ, इसका सीधा लाभ किसानों को ही मिलेगा। हाँ, और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना केंद्र सरकार की एक व्यापक पहल है, जिसे विशेष रूप से उन क्षेत्रों में लागू किया जाएगा जहां अब तक खेती में अपेक्षित विकास नहीं हो पाया। सरकार का मानना है कि आधुनिक तकनीक, अच्छी किस्म के बीज, बेहतर उर्वरक और समय पर वित्तीय सहायता मिल जाए तो ये जिले भी उन्नत कृषि मॉडल बन सकते हैं। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषि उत्पादकता में सुधार, फसल विविधीकरण को बढ़ावा देना, सिंचाई बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और किसानों को सस्ती और आसान ऋण सुविधा उपलब्ध कराना है। साथ ही इस योजना से सीमांत किसान, जिनके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, छोटे किसान यानी 1 से 2 हेक्टेयर ज़मीन वाले, भूमिहीन कृषि परिवार, महिला किसान और युवा किसान लाभान्वित होंगे। इन किसानों को अच्छा गुणवत्ता वाले बीज, उर्वरक, कीटनाशक, मिट्टी सुधारक और सिंचाई उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही कम ब्याज दर कृषि ऋण उपलब्ध कराया जाएगा ताकि वे समय पर फसल की तैयारी कर सकें। साथ ही योजना में डिजिटल एकीकृत को बढ़ावा देने और मौसम आधारित सलाह भी जोड़ी जाएगी। साथ ही किसान भाइयों, योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन पत्र को भरकर जिले के स्थानीय कृषि कार्यालय में जमा करना होगा और इसके बाद अधिकारी द्वारा दस्तावेजों की जांच के बाद
पात्र पाए जाने पर पात्र किसान के बैंक खाते में लाभ को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो किसान भाइयों, आप प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का लाभ उठा सकते हैं। जी हाँ। और चलिए अब वक्त हो चला है आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देने का, तो अनुमति दीजिए अपनी बहन कविता साहू और सुनैना धाकड़े को स्वीकार करें हमारी राम राम, जय जवान जय किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।